नमस्कार। तो पिछली कक्षा में हमने प्रेमचंद प्रेमचंद के फटे जूते का पाठ परिचय और यह जो व्यंग है हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया, हम उनके लेखक यानी लेखक का भी परिचय हम लोगों ने ले लिया था। अब सीधे हम पाठ पर आते हैं। तो प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यहाँ पर एक परिस्थिति बताई जा रही है कि कौन सी परिस्थिति में वो फोटो खिंचा रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई हैंड रेज करे, मैं उनको पढ़ने के लिए दूं और वो पढ़ें। कौन पढ़ना चाहता है, बोलिए। रेज योर हैंड। कोई है इंटरेस्टेड? तो मैं चाहता हूं कि वो यहाँ से, हाँ पीयूष, चलिए पीयूष अनम्यूट हो जाइए और यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बे, बेतरतीब बांधे बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल निकल जाते जाती हैं। है। यस। और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का एक जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच ओके, जाता है। रुक जाइए। हाँ तो चलिए देखिए, तो प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, ठीक है ना, जिस तरह से पगड़ी उगड़ी बना के पहनते हैं ना, वैसे कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई है। गालों की हड्डियां मतलब ये हड्डी, ये उभर आई है, अर्थात वो किस तरह से उन्हें कमजोर हो गए हैं, उन्हें गरीबी उनकी दिख रही है, कहने का तात्पर्य यह है। लेकिन उनकी मूछें जो है, उसकी वजह से जो चेहरा है भरा भरा बतला रही है। पाओ में कैनवस के जूते, कपड़े के बने हुए, ठीक है ना, जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब है। आप पहले क्या होता था, आज देखिए आजकल क्या होता है, जो शू लेसेस होते हैं यानी बंद होते हैं, उसके आगे का सिरा में देखिएगा प्लास्टिक, मोटा प्लास्टिक रहता है, ताकि हम छेद में माने जो शू लेसेस, आजकल तो विदाउट लेसेस आ गए हैं शू, ठीक है ना, जूते जो है बिना बंद के आ गए हैं। लेकिन पहले बंद हुआ करते थे, और वो बंद को एक छिद्र से दूसरे छिद्र तक ले जाने के लिए हम क्या करते थे, उसमें हम उसे घुसाते थे, तो उसकी वजह से हो पाता था। आजकल वो प्लास्टिक में बदल गया, लेकिन पहले लोहे की पतरी होती थी, यानी पतला सा लोहा, उसको लपेट दिया जाता था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं जैसे तैसे। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है, यानी किसी तरह से वो निकल गया है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। अब वो जब नहीं रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है, उस छेद में हम कैसे डालेंगे, बड़ी परेशानी होगी। मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, ठीक है ना, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। बाएं जूते में जो छेद हो गया यानी फट गया है, कि अगर यह पोशाक, अब वो सोचते हैं कि जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, अब वो जो फट गया है जो हिस्सा बाएं जूते का, उसमें से उंगली दिखाई दे रही है। अब वो आगे कहते हैं, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति आज के समय में अगर फटा हुआ जूता पहनकर फोटो खिंचाता है, या फटे कपड़े में, या फटे हाल में, या ऐसी परिस्थिति में जो नहीं खिंचा सकता, तो जाहिर सी बात है कोई भी सोचे, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। देखिए, एक होता है दिखावा करना, ठीक है ना, तो लोगों के मन में ये आ जाता है कि हो सकता है दिखावा कर रहे हो। आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी जो है, वो अपने कुर्ते के पॉकेट में हाथ डाल के और ऐसे ऐसे फाड़ के दिखा रहे थे कि भाई देखिए मेरा फटा। याद है आप, ऐसा हुआ था। तो आपको क्या लगता है, वो गरीब है? राहुल गांधी गरीब है? बताइए। नो सर।
बिल्कुल नहीं है। नो तो वो सर। दिखाना, तो ये हुआ दिखावा। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जो है वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वो गरीब थे, ठीक है ना। तो वो, अब लेखक के मन में ये विचार आता है, हो सकता है दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो तुरंत अपने मन से ही कहते हैं तो पहनने की कैसी होगी, नहीं। अब वो ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं कि शायद दिखावा कर रहे हैं, फिर वो विचार करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है, यानी जैसा है वैसा ही दिखना पसंद करता है, ठीक है ना। समझ में आई बात, क्लियर है। तो चलिए आगे कौन पढ़ेगा, यस सर। रेज योर हैंड, आगे कौन पढ़ना चाहेगा। ओके, देखते हैं कौन है। कौन है, पल्लवी, चलिए पल्लवी आप पढ़िए। मैं यहाँ से। चेहरे की तरफ मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या खेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। रुक जाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब वो कह रहे हैं मेरे चेहरे की तरफ, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। अचानक से प्रेमचंद के चेहरे पर उनकी नजर जाती है, हरिशंकर परसाई की। अब वो कहते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। अब साहित्यिक पुरखे किनको कहा गया, प्रेमचंद को। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि कहा जाता है कथा सम्राट थे वो, और कहीं ना कहीं गद्य लेखन की शुरुआत इन्होंने ही, माने मुख्य रूप से, मूल रूप से इनसे ही मानी जाती है, ठीक है ना। तो पुरखे क्यों कहा गया है, क्योंकि पुरखे मतलब होता है पूर्वज, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे यानी आज के साहित्यकारों के पूर्वज कौन है, प्रेमचंद, इसीलिए उनको साहित्यिक पुरखे कहा गया है। मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। तो क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, क्या आपको जरा भी पता नहीं है कि आपके जूते फटे हुए और वहां से उंगली दिख रही है और आपको ये जरा भी पता ही नहीं चल रहा है। जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है, आपको लज्जा नहीं हो रही है, आपको लज्जा नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई संकोच नहीं हो रहा है, या आप ये नहीं सोच रहे कि उसको हम छिपा लें। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है। अगर धोती को थोड़ा सा वो नीचे खींच लेते तो आराम से चाहते तो ढक सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूं, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, यानी तुम उस बात को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हो, ठीक है ना। प्रेमचंद जरा भी चिंतित नहीं है, ऐसा लेखक कह रहे हैं, ठीक है ना। वो एकदम बेपरवाह है, बड़ा विश्वास है और आत्मविश्वास भी। ऐसा नहीं है कि फटा हुआ है, कैसा लग रहा है पता नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है इंसान, बट यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने आत्मविश्वास को भी बनाए रखा था। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, यानी हंसना तो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, और क्या करते हैं, लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान, यानी अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। तो दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। ऐसा क्यों, आपको अच्छे से मालूम है कि प्रेमचंद जो थे तब लिख रहे थे, तब उनकी रचनाएं आ रही थी जब देश आजाद नहीं था, गुलाम था, और शोषण जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों का काफी हद तक बढ़ चुकी थी। अब इन्हें इस बात का बहुत ही गहरी चोट लगी थी, लेकिन अब उस जो दर्द है, जो हमारा देश आजाद नहीं है, इस दर्द को वो समझ सकते थे, देश की जनता के दुख को, कष्ट को वो अनुभव कर रहे थे। तो यहाँ पर हो सकता है इस वजह से उन्हें मुस्कान लाने में तकलीफ हो रही है, वो कहीं हो सकता है कोई ऐसी घटना घटी हो उनके साथ। और एक बात बता दो, इनके निजी जीवन में भी काफी घटनाएं हुई थी, दुर्घटनाएं हुई थी, जिसकी वजह से ये काफी परेशान तो आपने देखा कि किस तरह से वो गहरी, यानी ये सारी परेशानियों से
वो गुजर रहे थे, देश की परेशानियों को देख रहे थे और उन्हें यह एहसास था, यानी उस कष्ट को वो समझ रहे थे और कहीं से वो मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक से फोटोग्राफर ने क्या कह दिया, थैंक यू, यानी फोटो खिंच गया। ठीक है, अब यहां देखिए, तो विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। तो तुम्हारी जो यह मुस्कान थी वो कहीं ना कहीं अधूरी थी। ठीक है, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यानी यहाँ जो फोटोग्राफर हंसने की बात कह रहा है, वास्तव में आप सोचिए कि क्या वो हंसना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि वो हंसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश की परिस्थिति वैसी नहीं थी। और वो किस पे हंस रहे थे? ये जो मुस्कान है, वो हल्का सा मुस्कुरा रहे थे, वो समाज की परिस्थितियों पर और ऐसे लोगों पर वो मुस्कुरा रहे थे। व्यंग भरी मुस्कान जो थी वो दिखा रहे थे, जो लोग दिखावे की प्रवृत्ति का पक्ष लेते हैं, जो लोग दिखावे की प्रवृत्ति का साथ देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। हाँ, विनायक, विनायक आप अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए और यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। सर पेज 62 से। यस, वही तो, मैं जहाँ कर्सर है वहां पे एरो जहाँ दिख रहा है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जुदा न हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कि कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे कि मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती रुक है। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अब वो कह रहे हैं, ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। सोचने वाली बात है। लोगों को वास्तव में वो ये सोच रहे थे कि, यानी लेखक वो ये सोच रहे हैं कि प्रेमचंद को देखकर लोगों को हंसना चाहिए था क्योंकि वो फटे जूते पहने थे, परंतु उल्टा, यानी विपरीत हो रहा था। यहाँ पर प्रेमचंद समाज पर हंस रहे थे जो दिखावे की प्रवृत्ति का जो है सहारा लेते हैं। फोटो खिंचाना, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते। अब लेखक कह रहे हैं कि भाई फोटो आपको खिंचाना था तो एक अच्छा सा जूता पहन लेते, या न खिंचाते, खिंचवाते ही नहीं। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? कुछ नहीं बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, हो सकता है पत्नी ने आपको जिद किया होगा कि चलिए ना, खिंचा लीजिए ना, क्या आप भी, और तुम अच्छा चल भाई, अच्छा भाई चलो चलते हैं फिर कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी दुखदपूर्ण यह बात है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार प्रेमचंद, जो कि एक हिंदी साहित्य जगत में बहुत बड़ा नाम है, ऐसे आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूते तक ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं। यानी कि तुम्हारा जो क्लेश है, क्लेश मतलब क्या होता है? दुख, दर्द, कष्ट, उस चीज को देखकर मुझे रोना आ रहा है। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम्हारी जो आंखें हैं उसमें व्यंग भरी हुई हैं, और उसमें एक व्यंग भरी जो निगाहें हैं उसे देखकर मैं जब देखता हूं तो मैं रुक जाता हूं। ठीक है ना? अब वो कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद से कि आपको पता ही नहीं है फोटो खिंचाने का क्या महत्व होता है। समझते होते, अगर आप समझते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, जैसा कि समाज के लोग करते हैं। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। अगर दूल्हे को दिखाना हो तो लोग बगल वाले से जरा सा कोट दीजिएगा ना, आया है देखने, लड़की वाला जरा सा लड़का को पहना के दिखा दे, ऐसा ऐसा करते हैं। और मांगे की मोटर से बारात निकालते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितनी भी गाड़ियां होती है वो भाड़े की होती है जो बारात में निकलते हैं। ठीक है,
और उस गाड़ी से वो बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। आपकी फोटो और अच्छी आए या लोग उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें क्या करते हैं, दूसरे की बीवी के साथ फोटो खिंचा लेते हैं जो खूबसूरत होती है। ठीक है, और तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने और तुम जूता भी नहीं मांग सके। क्या बात है, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद से कि आपको फोटो का महत्व नहीं पता। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। इत्र मतलब यहाँ पे परफ्यूम की बात है, ताकि फोटो में भी खुशबू आ जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। गंदे से गंदा आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। यानी जो व्यक्ति कितना भी गंदा हो, लेकिन जब फोटो खिंचाता है तो साफ सुथरा कपड़ा और आकर्षक बनकर, तो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा आदमी होगा, भला होगा, समाज के लिए अच्छा सोचता होगा। परंतु क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। समाज में लोग दिखावा ही करते हैं। तो चलिए आगे कौन पढ़ेगा? आगे कौन पढ़ना चाहेगा, बोलिए। आगे हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं पढ़ना चाहता? आगे बोलिए। आगे क्या? अच्छा पीयूष, चलिए पीयूष आप अनम्यूट हो जाइए और यहाँ से पढ़ना शुरू करिए जहाँ कर्सर। टोपी 8 आने में ही मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है कि एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी की अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। बस 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 मेरा जूता बस बस बस। तो यहाँ देखिए टोपी की और जूते की तुलना की गई है समाज के साथ। तो इस विषय पर हम अगली कक्षा में जिक्र करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। ओके, नमस्कार।